सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूं गलता लोहा पाठ लेकर, जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। अभी तक हमने गलता लोहा पाठ में मोहन के संघर्षमयी जीवन के बारे में देखा और मोहन का लखनऊ आ जाना, लखनऊ में आकर वह किस तरह पढ़ाई न करके घर के कार्यों में लिप्त हो गया। जब भी छोटा बड़ा कोई कार्य होता था तो रमेश के घर में रह रहे मोहन के लिए अनेक काम हुआ करते थे। कभी तो सब्जी ला दे, कभी बाजार से कोई सामान ला दे, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जो वह मन में आकांक्षा लेकर आया था कि मैं लखनऊ चल रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई करूँगा, अच्छी पढ़ाई करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँगा, वह सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस भाग में हमने ये देखा था। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि मोहन के बहुत कहने के उपरांत रमेश ने उसे ही लखनऊ में किसी सामान्य से स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। और दाखिला करवाने के उपरांत उसको पढ़ने का समय, जैसे दाखिला तो हो जाता है, प्रवेश हो जाता है स्कूल में, लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। घर के कामकाज में ही उसका समय व्यतीत हो जाता था। वह यह सारी समस्या अपने माता पिता से बताना चाहता था, लेकिन उसको ये पता था कि उनके माता पिता वंशीधर बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। यदि यह बात सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे और वह परिस्थितियों से समझौता करते हुए अपने पिता और अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ तक की कहानी हमने पिछले भाग में पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब आगे की कहानी हम आरंभ करते हैं। तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी, ये इसका मुख्य महत्वपूर्ण अंश है, उसको देख लेते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है, मतलब उसको आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती है कि हज़ारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रस्ताव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। कहने का तात्पर्य है कि जो रमेश का परिवार था लखनऊ में, वह यह नहीं चाहता था कि आगे की पढ़ाई वह करे, क्यों, और तर्क देते थे कि आगे पढ़ाई करके लोग क्या कर रहे हैं, BA करते हैं, MA करते हैं और कोई नौकरी उनको मिलती नहीं, मारे मारे फिर रहे हैं। तो उन्होंने एक तकनीकी स्कूल में उसका प्रवेश दिला दिया और वहीं वो पढ़ने लगा। लेकिन उसकी दिनचर्या में, उसके रोज़मर्रे के कार्यों में कोई अंतर नहीं था। घर के कामों में अत्यधिक वह व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते करते। तकनीकी शिक्षा जैसे ही समाप्त होती है, वह कारखानों और कंपनियों का चक्कर लगाने लगता है नई नौकरी के लिए। यह था इसका मुख्य भाग। आगे चलते हैं, क्या होता है वो देख लेते हैं। वंशीधर सब जब भी, अब देखिए उनके परिवार में मोहन के पिता किस प्रकार गर्व महसूस करते हैं और वंशीधर का क्या दुख है क्या नहीं है उसको देख लेते हैं। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। स्वप्न भंग मतलब सपना टूट जाना। जो स्वप्न उन्होंने देखा था अपने बेटे के लिए कि बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, उनका नाम रोशन करेगा, उनकी जाति समाज में उनका सिर ऊंचा करेगा, जैसे ही सुनते हैं वास्तविक असलियत
कि मोहन वहाँ तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जिस उद्देश्य से उन्होंने भेजा था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, अत्यंत दुखी हो जाते हैं। ऐसा मानो जान पड़ता है कि उनका जो सपना था वह चकनाचूर हो गया, और साथ ही साथ वो किसी से मुँह नहीं दिखाते थे, न तो इसके बारे में बात करते थे। वो साहस नहीं जुटा पाते थे कि कैसे मैं मोहन के बारे में वो ये सारी बातें बताएं। आगे की कहानी देखते हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम मतलब उनके पिता ने घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। मतलब उन्हें घास का तिनका लेने का तात्पर्य, झूठ बोलते समय लोग घास का तिनका उठा लेते हैं ताकि पाप ना पड़े, कोई दोष ना लगे, इसलिए घास का तिनका उठाकर उन्होंने ऐसे ही झूठ मूठ में कह दिया कि सेक्रेटरीट में उनको नियुक्ति मिल गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। मैंने बताया ना कि जो सही बात ना बताकर उन्होंने घासों का तिनका दांत में इसलिए रखा कि चूंकि वो झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलने का पाप अपने सिर लेना नहीं चाहते थे। धनराम के शब्द मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। जब धनराम ने उनके पिता से कहा कि भाई मोहन लाला तो बहुत ही बुद्धिमान पहले से थे, शिक्षा दीक्षा उन्होंने बड़ी अच्छी ली है, इसलिए वो इस पद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो झूठ उन्होंने अपने धनराम से बताया था उनके पिता बंशीधर ने, वह उनके अंतर्मन में कचोट रहा था। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग पर मोहन और धनराम बातें करते हैं। कहने का मतलब फिर से वही शुरुआत का प्रसंग आ गया है, जो पुरानी यादों में दोनों खोए हुए थे, अब फिर से वास्तविक वर्तमान समय में आ गए हैं। और दोनों क्या कह रहे हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उन्हें वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। देखिए, यहाँ पर एक जातिगत वर्ग विभेद की समस्या को दर्शाया है लेखक ने। अब देखिए, शिल्पकार के टोले में ब्राह्मण का आना जाना बहुत कम हुआ करता है, क्योंकि वो छोटी जाति हैं। छोटी जाति के लोगों के यहाँ या उनके टोले में, उनके समूह में बड़ी जाति का जाना निषेध है। और क्या करते हैं कि जब भी कोई कार्य करवाना होता था तो किसी के हाथों भिजवाकर छोटे टोले में सामान देकर काम करवा लिया जाता था। अगर यदि काम के सिलसिले में वो आ भी जाते थे तो उनको कोई बैठने, अपने खाट पर बैठने, अपनी कुर्सी पर बैठने या कहीं भी बैठने के लिए कहते नहीं थे, क्योंकि यह उचित नहीं हुआ करता था कि बड़े वर्ग या बड़ी जात के लोग छोटी जात के यहाँ किसी भी खाट पर, कुर्सी पर बैठ जाए। अगर ऐसा कोई कहता था तो उन्हें अनुचित लगता था कि हम बड़ी जात वाले हैं, हमको अपने बिस्तर पर बैठाएगा, ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। तो लेकिन यहाँ धनराम बार बार इसी बात से सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा
क्यों हो रहा है कि मोहन आके कनस्तर पर बैठकर मेरे साथ घंटों बातें कर रहा है। और मोहन भी इस बात को जानता था कि मुझे ऐसे शिल्पकार टोले में नहीं आना चाहिए। वह भले लखनऊ में पढ़ा लिखा था, लेकिन हर चीज़ गांव की रीत रिवाज, ऊंच नीच के बारे में वह जानता था, किसके यहाँ बैठना चाहिए, किसके यहाँ नहीं बैठना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल वर्ग के हैं, अरे छोटी जात के हैं, इनके यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सब बातों का अनदेखा यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं इस भाग का। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते हुए खो गए। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं, वे खड़े खड़े बात निपटा लेते हैं। परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा, वह लोहे को एक मोटी छड़ी की भट्टी में गलाकर गोला कर रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 2-3 चीज़ों को बताया आपके सामने कि किस प्रकार तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है मोहन और बेरोजगारी के लिए कंपनियों में, कारखानों में इधर उधर भटकता है। उसके बाद बंशीधर, मोहन के पिता बंशीधर का जो दुख था उसको दर्शाया गया। फिर मोहन द्वारा फिर यहाँ पर उसके बाद धनराम द्वारा हंसुई का बेंत ठीक करना, धनराम द्वारा, इतनी बातों को यहाँ हमने बताया। अगला भाग जो वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें अंतिम भाग आपको पढ़ाएंगे। इस बात का अगर जो अभी पढ़ाया अगर कोई समस्या हो समझने में तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।